स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये हमारा सिविक्स का सेकंड वीडियो है, चैप्टर संघवाद से है, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट हम सत्ता में साझेदारी अपने प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। अब स्टार्ट करते हैं संघवाद से। सबसे पहले संघवाद क्या होता है? जब हमने चैप्टर सत्ता में साझेदारी पढ़ा, तब हमने सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूप पढ़े। उन रूपों में हमने क्या पढ़ा कि पहला था क्षैतिज वितरण और दूसरा था ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या चीज़ थी? उसमें हमने जो भी सरकार की या सत्ता की जो शक्तियाँ थी, उन्हें हमने किन किन स्तरों में बांटा था? केंद्र में और राज्य स्तर में, या फिर उसके बाद स्थानीय स्तर में। तो जो हमारा सत्ता का जो विभाजन है, उसका जो ये रूप है, वो रूप हमारा संघवाद है। जब हम सत्ता की शक्तियों को केंद्र, राज्य और उसके बाद स्थानीय स्तरों पर विभाजित करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? संघवाद। और संघवाद इसलिए भी कहलाता है क्योंकि जो संघ होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उसके पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। किसकी अपेक्षा? राज्य और स्थानीय स्तर की अपेक्षा। तो संघवाद का मतलब क्या हुआ कि शक्तियों का विभाजन केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर शक्तियों का बंटवारा करना। तो ये क्या हुआ? हमारा संघ। अब इसमें देखिए, हमने एग्जाम्पल में जब हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा, तो हमने देखा कि बेल्जियम की सरकार ने भी किस तरह से केंद्र सरकार के अधिकार की शक्ति को कम करके उन्हें प्रांतों में भी बांटा और उसके बाद उन्होंने सामुदायिक सरकारों में भी उनको विभाजित किया। तो बेल्जियम में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं है। बट इसके विपरीत अगर हम श्रीलंका का उदाहरण लेकर चलते हैं, तो श्रीलंका में जो सत्ता में साझेदारी थी या जो सत्ता में शक्तियों का वितरण हुआ था, वो क्या था? उसमें उन्होंने सारी शक्तियाँ केंद्र के पास ही सुरक्षित रखी थी और राज्य और स्थानीय स्तर पर उन्होंने कोई भी शक्तियाँ विभाजित नहीं करी थी, जिससे समस्याएं श्रीलंका में बनी हुई। तो शक्तियों का विभाजन कर देना केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जरूरी होता है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी होता है। एक चीज़ और भी यहाँ पर है कि शक्तियों का विभाजन इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी बड़े देश के लिए, जैसे भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पर बहुत सारे जो है वो क्षेत्र विभाजन भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भाषाओं का विभाजन भी बहुत है, धर्म का विभाजन भी बहुत है, तो उसमें क्या होता है कि हर एक वर्ग जो है, कोई एक वर्ग शक्तियों को संभाल कर नहीं रख सकता, इसलिए हम शक्तियों को विभाजित कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संघीय व्यवस्था में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं संघ सरकार की। अगर कहीं पर भी संघात्मक सरकार है तो उसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं। जैसे संघवाद में सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने संघ की विशेषताओं को बताया है कि सबसे पहले विधायिका जो होती है वो दो स्तर पर होती है, एक केंद्र स्तर पर भी होती है और एक राज्य स्तर पर भी होती है। केंद्र की जो व्यवस्थापिका होती है उसमें भी सदन अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक जो दूसरा सदन है वो जनता का, जैसे कि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यसभा अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ साथ संघवाद में दो प्रकार की सरकारें जो कि एक ही जनता पर शासन करते हैं और हर एक स्तर की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक स्तर की शक्तियाँ संविधान में सावधान से दिखाई गई है ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इसके साथ साथ न्यायपालिका जो होती है, अगर कोई भी समस्या आती है किसी भी सदन के बीच में या किसी भी राज्य या सरकार के बीच में, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसका जो है वो निर्णय भी ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से संघवाद में बहुत अधिक फायदे हैं और संघवाद जो है, जब भी किसी देश में संघवाद की सरकार होती है और संघवाद को अपनाया जाता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है या जो विवाद होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब देखिए, भारत में संघ की क्या व्यवस्था है, जो संघीय व्यवस्था है। भारत में संघीय व्यवस्था में हमने जितने भी विषय हैं, जिन विषयों पर कानून बनाए जाते हैं, हमने उनको 3 भागों में बांटा हुआ है। जैसे संघ सूची, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर सिर्फ संघ जो है वो कानून बनाती है, जैसे प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा। तो इस तरीके से केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि वो इन विषयों पर कानून बनाए। इसी के साथ साथ राज्य सूची, जिसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि जैसे क्षेत्र आए हैं, ये इन विषयों पर खाली राज्य सरकार ही क्या करेगी? कानून बनाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई भी आपस में डिस्प्यूट ना हो। तीसरा संवर्ती सूची में, संवर्ती सूची में ऐसे विषय डाल दिए गए हैं जिसमें दोनों ही स्तर की सरकारें कानून बना सकें, लेकिन अगर किसी दोनों में कोई टकराव होता है तो केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। इसके साथ साथ कुछ विषय हैं जो हमने अवशिष्ट सूची में डाल दिए हैं। तो अवशिष्ट सूची में वो विषय रखे गए हैं जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है और ये नए विषय हैं और ये बाद में उभरे हैं।
जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी जो धीरे धीरे करके नई बढ़ती जा रही हैं, उन पर कानून तब नहीं बनाए गए थे या उन विषयों को अभी किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया था। तो इन विषयों को अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया है और अवशिष्ट सूची में जितने भी विषय आ रहे हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र का ही है। तो इस प्रकार से भारत में संघीय व्यवस्था चल रही है। अब संघीय व्यवस्था के साथ हम ये देखेंगे कि जो भारत में कुछ विभाजन हुए, जैसे भाषाई राज्य, वैसे भाषा के आधार पर हमारे यहाँ बहुत सारे राज्यों का विभाजन किया गया है। तो इससे क्या हुआ, पहले तो ये लग रहा था कि इस तरह का विभाजन जो है वो देश को तोड़ ना दे, लेकिन भाषाई आधार पर जो राज्य बनाने का फैसला था उसमें क्या हुआ, देश एकीकृत हुआ, मजबूत हुआ और प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक हो गया। इसी के साथ साथ भाषा नीति, भारत में 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है और भारत के राज्यों को की भी अपनी राजभाषाएं होती हैं और 1965 में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो था वो सरकारी कार्य के लिए बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ अब हम पढ़ेंगे जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है, वो है भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब हम केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों में विभाजित कर देते हैं तो वो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत एक विशाल देश है। यहाँ तक कि आप सोचो, जो भारत का सिर्फ महाराष्ट्र अगर हम राज्य लें तो वो जर्मनी के बराबर है, या हम यहाँ का उत्तर प्रदेश लें तो वो पूरे रूस के बराबर है। तो इस प्रकार से जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं जिसके लिए हमें स्थानीय स्तर पर भी सरकारों को कुछ अधिकार देने की बहुत अधिक आवश्यकता है, ताकि अब देखो इसके फायदे क्या होते हैं। हम क्यों स्थानीय स्तर पर सरकारें बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज होती है अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही कायदे से हो सकता है। इसके साथ साथ लोगों को ये भी पता चल जाता है कि हमको पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे किया जाए। इसके साथ साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो पाता है। विकेंद्रीकरण का जो वास्तविक स्वरूप है वो 1992 में परिलक्षित हुआ था और इसमें हमने जो हमारा विकेंद्रीकरण है तो हमने इसमें 2 स्तर लेकर चलेंगे हम, एक तो ग्रामीण स्तर और दूसरा शहरी स्तर। ग्रामीण स्तर में हम फिर हम 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें हमारा ग्राम पंचायत आती है जो कि गांव में होती है, एक तरह की परिषद होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है और जो वार्ड से चुने जाते हैं उनको हम पंच भी बोलते हैं, इसके प्रधान को हम सरपंच बोलते हैं और जितने भी गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं वो सभी इसमें इनका चुनाव करते हैं। इन 5 का संपूर्ण पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है और कम से कम 2 या 3 बार इनकी बैठक करनी होती है। सेकंड नंबर पर हमारी पंचायत समिति आती है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर हम पंचायत समिति का गठन करते हैं। इसको मंडल या प्रखंड या क्षेत्र समिति भी बोला जाता है और इन सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। थर्ड नंबर पर जिला परिषद आती है। किसी भी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद बनती है और इनका चुनाव जो है वो अधिकार सदस्यों का इनके चुनाव होता है और जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए भी चुने गए सांसद और विधायक सदस्य के रूप में होते हैं। अब देखिए, अगर हम नगरों का बात करें तो नगरों में जो विभाजन होता है वो भी 2 स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं, नगर महापालिका और नगर पालिका। नगर महापालिका बड़े शहरों के लिए होती है और नगर पालिका छोटे शहरों के लिए होती है। अब इन जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं होती हैं वो उनके बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं जिन्हें उन्हें करना होता है, जिसमें स्वास्थ्य रक्षा और सफाई, सड़कें व नालियाँ, पीने के पानी की व्यवस्था, जल निकास की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आती हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से अगर हम सत्ता में विभाजन कर रहे हैं तो कौन सा विभाजन किस तरह का जो है वो महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने संघवाद को लेकर चला, जिसमें हमने सत्ता की जो शक्तियाँ थी उनको राज्य और केंद्र में विभाजित किया और केंद्र और राज्य से शक्तियों को लेकर हमने स्थानीय स्वशासन में उन शक्तियों का विभाजन कर दिया जो कि सत्ता का विकेंद्रीकरण भी कहलाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।